Dear students, the first chapter which we are going to study in our academic science book class 5 on page number 3 is living things and their classification यानी जानदार अशिया और उनकी दर्जा बंदी. Dear students, the things which can move, breathe, grow and reproduce are called living things. वो चीज़ें जो हरकत कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, अपनी नशोनुमा कर सकती हैं और दोबारा तौलीद कर सकती हैं, जानदार अशिया कहलाती हैं. Living things need food to get energy so that they can perform their life activities. जानदार अशिया को तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ सरअंजाम दे सकें. They respire to take in oxygen and give out carbon dioxide. वो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए सांस लेते हैं. They grow and reproduce to increase their species. वो नशोनुमा पाते हैं और अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए तौलीद करते हैं. Classification यानी दर्जा बंदी. Sorting out things into groups on the basis of their similarities and differences is called classification. मुमासलत और फ़र्क की बुनियाद पर चीज़ों को ग्रोहों में तकसीम करना दर्जा बंदी कहलाता है. Classification is a method which the scientists use to order living organisms into different groups. दर्जा बंदी एक ऐसा तरीका है जिसे साइंसदान जानदार अजसाम को मुख्तलिफ ग्रोहों में तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. By it, the scientists can easily tell what the organisms are and from which group they belong to. इसके ज़रिए साइंसदान आसानी से बता सकते हैं कि जानदार अजसाम क्या हैं और किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं. So classification is essential for identification of different groups of animals. इसलिए दर्जा बंदी जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोहों की पहचान के लिए लाजमी है. Dear students, हमारी दुनिया में बेहद जानदार पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, इसलिए उनकी क्लासिफिकेशन करना इंतहाई ज़रूरी है. Now let's move towards page number 4 and the topic is classification of living things यानी जानदारों की दर्जा बंदी. Living things are classified into 5 major groups. जानदारों की दर्जा बंदी में 5 बड़े ग्रोह की जाती है. These groups are called kingdoms. ये ग्रोह किंगडम कहलाते हैं. These are as under जो कि दर्जील हैं. Number first is bacteria. Number second algae. Number third fungi. Number fourth plants and number fifth जानवर यानी animals. Number first is bacteria. Bacteria यानी जरसूमा. The most common kind of organisms are bacteria. Bacteria सबसे ज़्यादा आम किस्म के छोटे जानदार हैं. Bacteria are very small organisms that cannot be seen without microscope. Bacteria इतने छोटे होते हैं कि उन्हें खुर्दबीन के बगैर नहीं देखा जा सकता. Bacteria are unicellular organisms. Bacteria एक सेल वाले जानदार हैं. Those organisms are found almost everywhere around us. ये जानदार हमारे इर्द गिर्द तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं. Dear students, do you know bacteria can survive in very harsh conditions including deep areas of the earth's crust and in radioactive waste. प्यारे बच्चों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए और ये बात बहुत ज़रूरी भी है कि बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में भी सर्वाइव कर जाते हैं. इसके अलावा हाईली सेलाइन कंडीशंस यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद हों वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. इसके अलावा ज़मीन के क्रस्ट पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. द सेकंड टॉपिक इज़ एल्गी यानी नबाताती जानवर या नबाताती जानदार. एल्गी आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकंड किंगडम. दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. एल्गी दूसरे किंगडम के जानदार हैं. ये पौधों जैसे जानदार होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इनमें से ज़्यादातर एक सेल वाले जानदार होते हैं लेकिन चंद ज़्यादा सेल वाले भी होते हैं. देयर इज़ अ न्यूक्लियस इन ईच सेल. इनके हर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है. लाइक प्लांट्स दे ऑल्सो कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. पौधों की तरह ये भी अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं. दे मोस्टली ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. ये ज़्यादातर आबी मसाकिन में परवरिश पाते हैं. क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगेरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी.
یعنی والواکس اور مرغولی کائی الجی کی مثالیں ہیں۔ Next topic which we are going to study is fungi یعنی پھپھوندی۔ Fungi belongs to third kingdom۔ پھپھوندی تیسرے kingdom سے تعلق رکھتی ہے۔ Almost all fungi are multicellular but only yeast is an example of unicellular fungi۔ تقریباً تمام پھپھوندی کثیر خلوی ہوتی ہیں، لیکن صرف خمیر ہی ایک خلوی پھپھوندی کی واحد مثال ہے۔ The bodies of fungi are made up of thread-like structures۔ پھپھوندی کے اجسام دھاگے جیسی ساختوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ Their cells are covered by a thick cell wall۔ ان کے سیل کے گرد خلیے کی ایک موٹی دیوار ہوتی ہے۔ Mushrooms, puff balls and bracket fungi are some types of fungi۔ کھمبی puff balls اور چھتری نما پھپھوندی کی کچھ اقسام ہیں۔ They grow on damp places۔ یہ نمدار جگہوں پر اگتی ہیں۔ Many of them grow on tree trunks۔ ان میں سے کئی درختوں کے تنوں پر اگتی ہیں۔ They cannot make their own food۔ یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتی۔ They mostly get their food from dead materials and some of them get food from the living plants and animals۔ یہ اپنی خوراک زیادہ تر مردہ اجسام سے حاصل کرتی ہیں اور ان میں سے کچھ جاندار پودوں اور جانداروں سے حاصل کرتی ہیں۔ The next topic which we are going to study on page number 5 is plants یعنی پودے۔ Plant kingdom consists of multicellular organisms۔ پودوں کا کنگڈم کثیر خلوی جانداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ Plants make their own food۔ پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ They have three major parts which are roots, stems and leaves۔ ان کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں جو جڑیں، تنا اور پتے ہیں۔ Leaves are green because they have chlorophyll۔ Chlorophyll helps the leaves in making their food through the process of photosynthesis۔ پیارے بچوں، ہمیں معلوم ہے کہ فوٹوسینتھسس پلانٹس کے اندر ایک وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ پتوں کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے۔ کلوروفل ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعے خوراک کی تیاری میں پتوں کی مدد کرتا ہے۔ انٹرسٹنگ فیکٹ، more than 85% of plants life is found in the ocean۔ یعنی 85% سے زیادہ پودے اوشن میں موجود ہیں۔ The next topic is animals یعنی جانور۔ This kingdom includes multicellular organisms that eat food and digest it in their bodies۔ اس کنگڈم میں ایسے کثیر خلوی جاندار شامل ہیں جو خوراک کھاتے ہیں اور اسے اپنے جسم میں ہضم کرتے ہیں۔ Their cells do not have cell wall around them۔ ان کے سیلز کے گرد خلوی دیوار نہیں ہوتی۔ This kingdom contains very different organisms۔ یہ کنگڈم بہت مختلف جانداروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ Do you know tigers are excellent swimmers and are capable of swimming up to 6 kilometers at a stretch۔ یعنی ٹائگرز بہت ہی اچھے سوئمرز ہیں، انہیں تیراکی بہت اچھے سے آتی ہے اور وہ 6 کلومیٹر تک ایک ہی ٹائم پہ سوئم کر سکتے ہیں۔ The next topic on page number 6 is classification of animals یعنی جانوروں کی درجہ بندی۔ Scientists have classified animals into 2 major groups۔ سائنسدانوں نے جانوروں کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ Number 1 is vertebrates and number 2 is invertebrate۔ Vertebrate وہ جانور ہوتے ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے اور invertebrates وہ جانور ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی۔ So let's study about vertebrates یعنی animals with backbone۔ The animals that have a backbone in their bodies are called vertebrates۔ For example, rabbit, human beings, cat, fish, lizard, sparrow, etc۔ ایسے جانور جو اپنے اجسام میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں انہیں vertebrates کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خرگوش، انسان، بلی، مچھلی، چھپکلی، چڑیا وغیرہ۔ Vertebrates are further divided into 5 groups۔ پیارے بچوں، vertebrates کو آگے بھی 5 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ Number 1 is fish۔ Number 2 amphibian یعنی جل تھلیے۔ Number 3 reptiles یعنی رینگنے والے جانور۔ Number 4 birds پرندے۔ Number 5 mammals یعنی ممالیہ۔ Let's study about fish یعنی مچھلیاں۔ Fish lives in water۔ They have scaly skin۔ They do not have legs۔ They swim with the help of their fins۔ They breathe through gills۔ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، ان کی جلد چھلکے دار ہوتی ہے، ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی، یہ اپنے پروں کی مدد سے تیرتی ہیں، یہ گھلپڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہیں۔ The next topic is amphibians یعنی جل تھلیے۔ Amphibians live on land and reproduce in water۔ They have a smooth and moist skin۔ They lay eggs in water which hatch into larvae۔ جل تھلیے زمین پر رہتے ہیں اور پانی میں تولید کرتے ہیں، ان کی جلد ملائم اور نرمدار ہوتی ہے، یہ پانی میں انڈے دیتے ہیں جن میں سے لاروا نکلتا ہے۔
Larvae breathe through gills in the water. They grow into adults and start living on land. Adult amphibians breathe through lungs. For example, frogs, toads, salamander, etc. लार्वे गलपड़ों के जरिए पानी में सांस लेते हैं। ये नशोनुमा से बालिग होते जाते हैं और ज़मीन पर रहना शुरू कर देते हैं। बालिग जलथलीय फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेंढक, बड़ा मेंढक, salamander वगैरह। Do you know there are about 80 different species of whales with different shapes and sizes found in the world? प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि व्हेल की तकरीबन 80 स्पीशीज हैं जो कि डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स ही हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 7 एंड द टॉपिक इज रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल्स मोस्टली लिव इन ड्राई प्लेसेस। रेंगने वाले कीड़े ज्यादातर खुश्क जगहों पर रहते हैं। दे हैव अ हार्ड स्केली एंड ड्राई स्किन। इनकी जिल्द सख्त, छिलकेदार और खुश्क होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉलिंग एनिमल्स। इन्हें रेंगने वाले जानवर भी कहा जाता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं, सच एज लिजर्ड, टॉर्टॉइस, स्नेक, क्रोकोडाइल एटसेट्रा, जैसे कि छिपकली, केचुआ, सांप, मगरमच्छ वगैरह। Now let's move towards the topic birds यानी परिंदे। Birds are the flying animals. परिंदे उड़ने वाले जानवर हैं। They have 2 legs and feathers on their bodies. इनकी 2 टांगे होती हैं और जिस्म पर पंख होते हैं। They have a beak but do not have teeth. इनकी चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते। They have air-filled hollow bones and wings which help them in flying. इनकी हवा से भरी हुई खोखली हड्डियाँ और पर होते हैं जो उड़ने में इनकी मदद करते हैं। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरट, स्पैरो, पिजन, काइट, ईगल एटसेट्रा। मिसाल के तौर पर तोता, चिड़िया, कबूतर, चील, उकाब एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स। सांप के कान नहीं होते। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैमल्स यानी ममालिया। Mammals give birth to their young ones and feed them. ममालिया अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। They have hair on their bodies. प्यारे बच्चों, ममालिया की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इनके जिस्म पर बाल होते हैं। They have different sizes. ये मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं। They live on land in different places. ये ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। They breathe through lungs. ये फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। For example, human being, lion, elephant, cow, monkey, etc. मिसाल के तौर पर इंसान, शेर, हाथी, गाय, बंदर वगैरह। Some mammals live in water. They resemble the animals that live on land. कुछ ममालिया पानी में भी रहते हैं। वो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों से मुशाबहत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, व्हेल, हिप्पोपोटामस एटसेट्रा। मिसाल के तौर पर डॉल्फिन, व्हेल और दरियाई घोड़ा वगैरह। Dear students, let's move towards page number 8. Dear student, an interesting fact is that dolphins are meat-eating mammals, यानी डॉल्फिन गोश्त खाती हैं। The next topic is invertebrates, यानी animals without backbone, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। The animals that have no backbone in their bodies are called invertebrates. ऐसे जानवर जिनकी अज्साम में रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उन्हें invertebrates कहते हैं। Classification of invertebrates. Invertebrates can be classified into 2 major groups, worms and insects. Invertebrates को 2 बड़े ग्रोह में तकसीम किया जाता है, यानी कीड़े मकोड़े और हशरात। Worms, कीड़े मकोड़े। Worms are mostly found in rainy season. कीड़े मकोड़े ज़्यादातर बारिश के मौसम में पाए जाते हैं। They have thin, soft and long bodies that are divided into different parts. इनके जिस्म पतले, नरम और लंबे होते हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होते हैं। These parts are called segments such as leech, earthworm, etc. ये हिस्से segments कहलाते हैं जैसे जूं, मट्टी के केंचुए वगैरह। Some worms lives in the bodies of other animals and cause diseases. They are called parasites such as roundworms, flatworms, etc. कुछ कीड़े मकोड़े दूसरे जानवर के अज्साम में रहते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। ये पैरासाइट्स कहलाते हैं जैसे केंचुए वगैरह। The next topic is insects यानी हशरात। Insects are found everywhere in the whole world. हशरात दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। They form largest group of animals. ये जानदारों का सबसे बड़ा ग्रोह बनाते हैं। They have 3 parts of the body. इनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, जो कि हैं सर, छाती और पेट। दे हैव 6 legs. दे हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन देयर हेड्स. दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, बटरफ्लाई, एंड हनी बी एटसेट्रा। इनकी 6 टांगे होती हैं। इनके सर पर एंटीना यानी बाल नुमा साख्तों का एक जोड़ा होता है। इनके 2 पंख होते हैं। मक्खी, तितली, चूंटी, शहद की मक्खी वगैरह हशरात में शामिल हैं।
Let's move towards page number 9 and the topic is classification of plants यानी पौधों की दर्जे बंदी. Plants are living things which can grow on land and water both. पौधे ऐसे जानदार होते हैं जो खुश्की और पानी दोनों में उगते हैं. They can prepare their own food so they are called autotrophs. ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इसलिए इन्हें autotrophs भी कहा जाता है. Plants are divided into two major groups. पौधों को दो बड़े ग्रोह में तकसीम किया जाता है. One is flowering plants यानी फूल देने वाले पौधे. Number 2 is non-flowering plants यानी गैर फूलदार पौधे. Number 1 flowering plants फूलदार पौधे. Flowering plants are those which produce flowers. प्यारे बच्चों, नाम से ही जाहिर है वो पौधे जो फूल देते हैं वो फूलदार पौधे कहलाते हैं. These flowers develop into fruits and seeds. ये फूल नशोनुमा पाकर फल और बीज बन जाते हैं. Flowering plants are categorized as the largest group of plant kingdom. फूलदार पौधों को प्लांट किंगडम के सबसे बड़े ग्रोह के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है. जैसे कि रोज, फ्लावर, मैंगो एंड ऑरेंज प्लांट्स आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल. गुलाब, सूरजमुखी, आम और माल्टे के पौधे फूलदार पौधों की कुछ मिसालें हैं. वी डिवाइड द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू टू लार्ज ग्रुप्स. हम फूलदार पौधों को दो बड़े ग्रोह में तकसीम करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स प्लांट्स दैट हैव वन कोटिलीडन इन देयर सीड आर कॉल्ड मोनोकॉट्स. वो पौधे जिनके बीज में एक कोटिलीडन मौजूद हो उन्हें मोनोकॉट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, राइस, व्हीट एंड प्लम. जैसे कि मकई, चावल, गंदम और आलू बुखारा मोनोकॉट्स की चंद मिसालें हैं. प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, यानी मोनोकॉट्स की क्या खुसूसियात हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि ये पौधा एक मोनोकॉट है या डाइकॉट है. तो मोनोकॉट, द फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव वन कोटिलीडन इन देयर सीड्स. इनके बीज में एक ही कोटिलीडन मौजूद होता है. दे कंटेन फ्लावर विद 3 और 6 पेटल्स. ये 3-5 पत्तियों वाले फूलों पर मुश्तमिल होते हैं. देयर लीव्स हैव पैरेलल वेन्स. इनके पत्ते मुतवाज़ी रगों वाले होते हैं. दे मेक अ सीड विद द सीड कोट. ये बैरूनी छिलकों वाले बीज बनाते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 10 इज डाइकॉट्स. प्यारे बच्चों, हमने मोनोकॉट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम डाइकॉट्स के बारे में पढ़ेंगे. Plants that have two cotyledon in their seeds are called dicots. Bean, almond, sunflower and mango are some examples of dicots. वो पौधे जिनके बीज में 2 कोटिलीडन मौजूद हों उन्हें डाइकॉट्स कहते हैं. लोबिया, बादाम, सूरजमुखी और आम डाइकॉट्स में शामिल होते हैं. The general characteristics of dicots are they have 2 cotyledon in their seed. प्यारे बच्चों, मोनोकॉट्स में एक कोटिलीडन होता था लेकिन डाइकॉट के बीज के अंदर 2 कोटिलीडन मौजूद होते हैं. They contain flower with 4 और 5 petals. वहाँ पर 3 या 6 petals थे, यहाँ पर 4 या 5 petals मौजूद होंगे. Their leaves have netted veins. इनके पत्तों की रगें जालदार होती हैं. They also make seed with seed coat. ये बैरूनी छिलकों वाले बीज बनाते हैं. प्यारे बच्चों, आगे हमें डाइकॉट और मोनोकॉट का डायग्राम गिवन है. Comparison of monocot and dicot plants. Shape of leaf. प्यारे बच्चों, हमें पता है कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दो डिफरेंट हैं. तो अब हम शेप के हवाले से पढ़ेंगे कि शेप के हवाले से कैसे डिफरेंट हैं. लीव्स आर लॉन्ग एंड नैरो. मोनोकॉट्स की लीव्स लंबी और बारीक होती हैं जबकि डाइकॉट के पत्ते चौड़े होते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 11. पहले हमने शेप के हवाले से डिफरेंस पढ़ा, अब हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स यानी रगों की तरतीब के हवाले से डिफरेंस. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड लीफिनेशन. रगों की तरतीब को रगों का जाल कहते हैं. वेन्स इन मोनोकॉट प्लांट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मोनोकॉट पौधों में रगें एक दूसरे की मुतवाज़ी होती हैं जबकि डाइकॉट में पत्ते रगें एक मरबूत सिलसिले की शक्ल में होती हैं यानी इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क. नंबर 3 इज फ्लोरल लीव्स यानी फूलों की पत्तियाँ. फ्लोरल लीव्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 यानी मोनोकॉट में फूलों की पत्तियाँ 3 या 3 गुना होती हैं. While in dicots, floral leaves are 4 or 5 or their multiples. जबकि फूलों की पत्तियाँ 4 या 5 या 4-5 गुना होती हैं डाइकॉट्स में. Seed, it has 1 cotyledon. मोनोकॉट में एक कोटिलीडन होता है. While in dicotyledon, it has 2 cotyledons. इसमें 2 कोटिलीडन मौजूद होते हैं. एग्जाम्पल है मोनोकोटिलीडन की मकई, चावल, गंदम, गुल, आबी वगैरह. जबकि डाइकॉट की एग्जाम्पल्स हैं पीस, बीन्स, रोज एटसेट्रा यानी मटर, फलियां, गुलाब वगैरह. द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी गैर फूलदार पौधे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. नाम से ही जाहिर है कि गैर फूलदार पौधे फूल पैदा नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स.
اچھا، ان میں زیادہ تر بیج کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. They are completely different from flowering plants. یہ پھولدار پودوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. Mosses, ferns and gymnosperms are three main groups of non-flowering plants. کائی، چوئی موئی اور کھلے بیج پودے غیر پھولدار پودوں کے 3 بڑے گروہ ہیں. Dear students, do you know oak tree do not produce acorn still it becomes 50 years old. یعنی اوک کا درخت کارن پروڈیوس نہیں کرتا جب تک وہ 50 سال کا نہ ہو جائے. Let's move towards page number 12 on which the topic is mosses یعنی کائی. Mosses are soft and spongy plants. They mostly grow a few inches tall. They do not have flowers or seed but use spores to reproduce. Mosses نرم اور مسامدار پودے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر لمبائی میں چند انچ بڑھتے ہیں. ان میں پھول اور بیج نہیں ہوتے لیکن سپورس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. Next is ferns یعنی چوئی موئی. Ferns are taller than mosses. Ferns also do not produce seeds, flowers and fruits like mosses. They have roots, stem and leaves. They produce spores on the undesirable of leaves. They mostly grow near moist and shady places. چوئی موئی سے لمبی ہوتی ہیں اور چوئی موئی بھی کائی کی طرح بیج، پھول اور پھل پیدا نہیں کرتی. ان کی جڑیں تنا اور پودے ہوتے ہیں. یہ پتوں کی نچلی طرف بیج پیدا کرتی ہیں. یہ زیادہ تر نمدار اور سایہ دار جگہوں کے قریب اگتی ہیں. The last is gymnosperms یعنی کھلے بیج کے پودے. Gymnosperms means snake seeds. Gymnosperm کا مطلب ہے کھلے بیج. Their seeds are open to the air with no covering like the flower plants. Conifer is an example of gymnosperm. ان کی بیج پھولدار پودوں جیسا کہ پھولدار پودوں میں ہوتا ہے کسی غلاف کے بغیر ہوا میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. صنوبر جمنوسپرم کی ایک مثال ہے. Dear students, do you know while using energy from sunlight, plants turn carbon dioxide into food. پودے سورج کا استعمال کرتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خوراک میں تبدیل کرتے ہیں.